हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा एंड आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक अनदर वन शॉट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ सिलेबस दैट इज प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास का लास्ट चैप्टर। 11th में भी आप पढ़कर आए हो, 10th में भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हो। तो आज के सेशन में हम शुरू से पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके 11th के कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी स्टूडेंट के वीक हो, या 11th क्लास में उतना सीरियसली नहीं पढ़ा है, इतना सीरियसली नहीं लिया था आपने मैथ्स को, बट कोई बात नहीं। जो भी एडिशन थ्योरम या जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़कर आए हो 11th क्लास में, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। वो भी रिवाइज करेंगे और उसके बाद 12th क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम, सभी डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सभी आज के सेशन में डिस्कस होंगे। एंड तक बने रहना है और ये सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस आप साथ साथ नोट करते रहोगे। आपके नोट करते समय ऑल्दो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बट फिर भी जब आप नोट करते हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो चलो एंड तक आपने बने रहना इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एक डाई को रोल किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स ये 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सैंपल स्पेस, पहली डेफिनेशन जो आप समझने वाली चीज़ है कि सैंपल स्पेस मीन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, ये सैंपल स्पेस है एक डाई को रोल किया जाए तो। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप देखो इसमें से इवन कितने हैं? 1 2 3, 3 केसेस इवन है और टोटल 6 केसेस। तो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड इज 1/2। किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कोई भी इवेंट है, तो दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, दैट मीन्स वो श्योर इवेंट है, वो होगा ही होगा, पक्का होगा। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। बारिश होगी कल या नहीं होगी, हम अपने मैथ्स के एग्जाम में टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। बट प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऑफ गेटिंग एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी पॉसिबल आउटकम इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन थ्योरम और एडिशन रूल। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ कि अ नंबर इज सिलेक्टेड, a number is selected from 1 to 150. We have to find the probability that it is either divisible by 4 और by 5। अब देखो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ईदर बाय दिस और बाय दिस, तो आपको एडिशन थ्योरम लगानी है। मैंने आपको बताया और का मतलब यूनियन है ना, तो ईदर बाय दिस और बाय दिस, दैट मीन यू आर गोइंग टू यूज एडिशन थ्योरम इन दिस। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4 और बाय 5। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, थ्योरम स्टेट्स दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 4 से या 5 से डिवाइड होता हो, तो 4 से डिवाइड होने वाले 1 से 150 के बीच में कितने नंबर हैं? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 150 आर डिविजिबल बाय 4? आप सीधा 150 को 4 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है। इट कम्स आउट टू बी 37 पॉइंट समथिंग ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 37 नंबर्स दे आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 37 बाय 150। 4 और 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं? देयर आर 30 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। जो नंबर 5 से भी डिवाइड होते हैं 4 से भी होते हैं, इंटरसेक्शन में वो आएंगे कॉमन नंबर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। इट कम्स आउट टू बी 20। 20 से डिवाइड होने वाले कितने 150 तक?
इफ़ यू डिवाइड बाय 27 पॉइंट समथिंग, तो मैं कह सकता हूँ 7 नंबर तो पूरे पूरे डिवाइड हो ही रहे हैं। तो इफ़ यू सॉल्व इट, आपका आंसर आएगा 60/150, या फिर ये कह लो 2/5। तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है इफ़ यू सिलेक्ट अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 150, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर डिविजिबल बाय 4 और बाय 5 इज़ 2/5। तो कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है डिविजिबल बाय 4 और 5, ईदर दिस और दिस, आपको एडिशन थ्योरम लगानी है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता ही है। जैसे मैं अगर आपको ये कह दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, अगर एक बॉल रैंडमली पिक कर लेते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड है? 3/12। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/12 और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 5/12। ये बहुत बेसिक सी बात थी, सबको पता है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। एक बॉल अगर रैंडमली पिक करते हैं, उसके प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक साथ 2 बॉल निकालनी है और वो दोनों ही रेड आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम चाहते हैं कि 2 बॉल एक साथ निकाली हैं और दोनों रेड आए, तो हम चाहते हैं कि दोनों निकले इन 3 में से, और टोटल इन 12 में से 2 निकलेगी। गॉट इट? हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं दोनों रेड निकले, दोनों इन 3 में से निकले, टोटल तो 12 में से 2 निकलनी है। अगर ऐसे में कह देता कि 2 बॉल निकाली है, दोनों ग्रीन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इट विल बी 4C2/12C2। दोनों ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C2/12C2। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जब अगर अब देखो, सिंपल सा बात है, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हो तो कॉम्बिनेशन तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ 2 बॉल ही निकालनी है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कि एक रेड आ जाए और एक ग्रीन आ जाए, तो मैं चाहता हूँ एक निकल जाए इन 3 में से और एक निकल जाए इन 4 में से, टोटल तो 12 में से 2 निकलेंगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी आर ड्राइंग मोर देन 1 बॉल। जैसे मान लो अगर मैं आपको कह दूँ 3 बॉल निकालनी है और 3 में से 2 रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि 2 तो निकले इन 3 में से, एक निकले इन 4 में से, अब टोटल 3 निकालें तो 12 में से 3। ऑलराइट, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक चीज़ और देख लो, 2 इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो। अब अगर मान लो A और B दो ऐसे इवेंट हैं जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इफ़ आई से देयर इंटरसेक्शन इज 5, कुछ कॉमन नहीं है उनमें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई केस ही ऐसा नहीं है, कोई आउटकम ही ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम ये कह सकते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0 इन दैट केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ P A is given, P B is given and P of A union B is given, we need to find P of A intersection B। एडिशन थ्योरम आपको पता है, P of A union B का फॉर्मूला होता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको गिवन है 7/11, probability of A is 6/11 and probability of B is 5/11। we need to find कि probability of A intersection B क्या होगा। तो probability of A intersection B आ जाएगा 6/11 plus 5/11 minus 7/11। ठीक है, so it will be 4/11। this is your final answer। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर आप निकाल रहे हो, तो ये किसी भी हालत में बड़ी तो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी ऑफ A या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। अगर ये ऐसा आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बड़ी आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ A या प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता पॉसिबल। कॉमन जो A और B में कॉमन है वो A से बड़ा कैसे हो सकता है, B से बड़ा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, जो वेरीफाई भी हो रहा है यहाँ से, P ऑफ A और P ऑफ B दोनों इससे बड़े ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। मैंने एक बॉल निकाली, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/12। ठीक है, सिंपल है, 3/12। एक बॉल निकाली, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/12।
अब मैंने इस बॉल को बाहर फेंक दिया, मैं इसको दोबारा बैग में नहीं डाल रहा हूँ, इसको बाहर फेंक दिया और एक और बॉल निकाली, उसके ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बात सुनो ध्यान से, इस बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। मैंने पहली बॉल निकाली, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/12। अब मैंने उस बॉल को बैग में नहीं डाला, उसको मैंने बाहर फेंक दिया और एक और बॉल निकाली, अब उसके ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रीन तो 4 ही हैं, बट अब टोटल 11 रह गई हैं, ठीक है। अब मैंने टोटल 11 क्यों किया? क्योंकि एक कंडीशन हमें दी हुई थी कि जो पिछली बॉल है उसको रिप्लेस नहीं किया गया, वो मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो दोबारा बैग में नहीं डाला है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A बाय B। इसका मतलब क्या होता है A बाय B का? इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B had already occurred। B इवेंट हो चुका है और A के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल व्हेन वन रेड बॉल हैड ऑलरेडी बीन ड्रॉन, A वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और B क्या होती है? ये कंडीशन होती है, जो इवेंट हो चुका है, जो कंडीशन दी हुई है हमें, वो कंडीशन B होगी। आई होप ये बात क्लियर है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ P ऑफ E बाय F, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? E की या F की? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E की, और F क्या चीज़ है? कंडीशन गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E व्हेन F हैड ऑलरेडी अकर्ड, F इवेंट हो चुका है, उसके बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E बाय F होगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ E बाय F को अगर हम निकाल रहे हैं तो P ऑफ E बाय F इज probability of E intersection F upon probability of F। Got it? सेम वे अगर आपको probability of F by E का फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा probability of F intersection E upon probability of E। अब देखो probability of F intersection E हो या probability of E intersection F, बात तो एक ही है ना, आप E और F में कॉमन निकालो या F और E में कॉमन निकालो, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैड ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, साफ साफ पता लग रहा है, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसी स्टेटमेंट दिखे गिवन दैट दिस इज दिस, तो दैट मीन ये गिवन कंडीशन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपको क्या गिवन है? दैट एटलीस्ट वन इज अ बॉय। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसे करना कैसे है? सबसे पहले जो भी आपको इवेंट दिया हुआ है उसका सैंपल स्पेस लिख लो। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, दिस इज द सैंपल स्पेस। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज़ की है? उसे E मान लो, E मैंने मान लिया दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने केसेस आ रहे हैं? एक ही केस आ रहा है, बी बी। F मान लेंगे जो कंडीशन गिवन हो, इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन है? गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब बी बी भी हो सकता है, बी जी जी बी, कम से कम एक तो बॉय होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो बॉय होना ही चाहिए, दिस इज एफ। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, गिवन दैट एफ हो चुका है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन है, आप देखो ये दोनों केसेस मैंने आपके सामने बना रखे हैं, ई और एफ में कोई केस ऐसा है जो कॉमन आ रहा है? बी बी वाला केस दोनों में कॉमन आ रहा है, एक केस कॉमन आ रहा है, और टोटल कितने सैंपल स्पेस में? 4 थे, डिवाइडेड बाय एफ में कितने पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? 3 पॉसिबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस में 4 थी, सो 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप ये बात समझ आ गई है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, दोबारा देखो। आपको गिवन है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, we have to find the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। तो पहले फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है वो बना लो, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, 4 ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना, ये मैंने बना ली। ई मैंने क्या माना है?
बोथ आर बॉयज, तो बी बी एक ही केस आएगा। एफ क्या है, एटलीस्ट वन इज अ बॉय, कम से कम एक तो बॉय होना चाहिए। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही केस है और एफ में तीन केसेस है, तो 1/3 दिस शुड बी द फाइनल आंसर। आई होप ये बात समझ आ गई है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, देखते हैं वो आप फिगर आउट कर पाते हो या नहीं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। It is known that out of 430, 10% of girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? हमें probability निकालनी है student studies in class 12। ठीक है, जिस चीज़ की probability निकालनी है उसको हम E मान लेते हैं। और F कंडीशन क्या गिवन है, given that chosen student is a girl, F is स्टूडेंट इज अ गर्ल। ये आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो आपको ये इवेंट्स डिफाइन करने हैं कि आप ई किस इवेंट को मान रहे हो, एफ किसे मान रहे हो। तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर दो ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर हो कि आप कौन कौन से केसेस लेने वाले हो। ठीक है, ओके। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई व्हेन इट इज नोन दैट चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, एफ। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप बताओ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि स्टूडेंट 12th क्लास में भी है और स्टूडेंट गर्ल भी है। अब आपको पता है टोटल 430 गर्ल्स हैं और 12th क्लास में कितनी है, 10% गर्ल्स, मतलब 430 का 10% क्या होगा, 43। तो वी कैन से स्टूडेंट 12th में भी हो और गर्ल भी हो तो 43 गर्ल्स आर इन 12th क्लास। और टोटल कितने हैं सैम्पल स्पेस में, 1000। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई ई इंटरसेक्शन एफ की। प्रोबेबिलिटी एफ का मतलब स्टूडेंट इज अ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 430, और सैंपल स्पेस में 1000 स्टूडेंट्स। तो वी कैन से वी आर लेफ्ट विद 43/430, दैट मीन्स 1/10। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। देखो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ आते हो, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है ना, बाकी तो जस्ट कैलकुलेशंस है। दोबारा देखो आपको क्या गिवन है, निकालना क्या, आप ये देख लिया करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, तो मैं इसे ई मानूंगा, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, दिस इज इवेंट ई। और एफ क्या मानेंगे, दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये मैंने एफ मान लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट पी ऑफ ई बाय एफ, तो फॉर्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब स्टूडेंट गर्ल भी हो और 12th क्लास में भी हो। और यहाँ क्लियरली डाटा में गिवन है हमें कि 10% स्टूडेंट्स जो हैं, 10% गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में, तो 430 का 10 43/1000, ये पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। नाउ पी ऑफ एफ, एफ का मतलब स्टूडेंट इज अ गर्ल, 430 गर्ल्स है टोटल 1000 में से, तो 1/10 इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, कुछ भी आपके डाउट या क्वेरी है साथ साथ कमेंट कर दिया करो, मैं बाद में देख सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं है, बट आई गेस ये बात समझ आ रही है आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, दोबारा उसी बैग को लेकर आते हैं जिस बैग को हम शुरू में लाए थे। इस बैग में 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं। चलो मैं इसके बिना भी समझा देता हूँ। आप ये समझो, अगर मैं आपको ये कह देता हूँ, अभी हमने किया है पी ऑफ ई बाय एफ, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर एक इवेंट की अकरेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। मेरी बात समझ आ रही है। इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ सेकंड इवेंट, मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक की अकरेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ई के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एफ के होने का, तो जब एफ के होने का फर्क पड़ ही नहीं रहा, इस कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट मीन दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ई। तो वी कैन से इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, वी विल गेट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई बाय एफ इनटू पी ऑफ एफ। और अभी मैंने बताया आपको अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ई बाय एफ तो पी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसके इक्वल आने वाला है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड कंडीशन आ गई है, डिराइव्ड फॉर्मूला आ गया, डिराइव्ड एक्सप्रेशन आ गया कि अगर कभी भी आपको दो इवेंट्स को चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर आपके पास ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको एक कोई इवेंट दिया होगा और उसमें से दो पॉसिबिलिटीज निकाल के पूछा होगा ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको एक कंडीशन चेक करनी है। इफ यू आर गेटिंग बोथ द साइड सेम तो हम ये कह सकते हैं कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। आपसे पूछा है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकाल लूँ, वो कितना आएगा 3/5 इंटू 3/10, तो बन गया 9/50। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, दैट इज 1/5। क्या ये इक्वल आ रहा है, क्या 9/50 और 1/5 इक्वल नहीं है इक्वल, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। और जब ये इक्वल आ ही नहीं रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि अगर ये कंडीशंस वेरीफाई हो जाती, अगर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ जाती तो हम कह सकते थे कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ तो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, ओके। सो गिवन दैट, एक और क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन गिवन है, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी, यार क्या हो रहा है ये, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है और पी ऑफ बी आपने पी कंसिडर कर लिया। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, दोनों केसेस के लिए निकाल के दिखाना है आपको। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, एक बार पॉज कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन को और कोशिश किया करो खुद ट्राई करने की कि ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलो तो पहले केस के लिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता क्या, आपको पता है, इट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट वो तो 0 है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है, पी ऑफ ए आपको 1/2 गिवन है, पी ऑफ बी पी है, तो वी कैन से पी कम्स आउट टू बी 3/5 माइनस 1/2, 5 और 2 का एलसीएम 10, 6 माइनस 5, 1/10, दिस इज योर फाइनल आंसर। पी की वैल्यू 1/10 आ रही है फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको पता क्या होती है कंडीशन, वी कैन से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। तो पी ऑफ ए तो आपको पता है कितना है 1/2 और पी ऑफ बी पी, तो मैं ये कह दूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी p/2 के इक्वल आ गया। अब आप लगा दो फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है 3/5, पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ बी दिस इज पी माइनस p/2, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हो आई होप, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p/2, तो ये तो 1/10 आ रहा है ना, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/, देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है। मैथमेटिक्स तो इतनी कमाल की चीज़ है ना कि आप जो सोच रहे हो, जिस चीज़ की कल्पना कर रहे हो, जो चीज़ मान के चल रहे हो, वो आपके सामने मतलब
सृष्टि का निर्माण होता दिख रहा होता है आपको सामने सामने, है ना, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि यार ये तो चीज़ मैंने बना दी, मैंने तो कमाल कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा था, मैंने किसी चीज़ की रचना कर दी है, मैंने बी की वैल्यू निकाल के दिखा दी। ये जो एक्साइटमेंट और ये जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है ना, ये आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिल सकती है आपको। आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट बुरा है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मज़ेदार भी हैं, बट जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आती है वो हमें कहीं और नहीं मिल पाती है ना। सो मैथमेटिक्स इज बहुत मतलब मोहब्बत है ये, फर्स्ट लव है ये, ठीक है ना। चलो लव पे नहीं जाते, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आ ही जाए। एक डाई को 3 बार टॉस किया, अब देखो एक डाइस को 3 बार टॉस करेंगे तो तुम्हें पता है टोटल कितने केसेस बनेंगे, टोटल बनेंगे 216 केसेस। सारे केस बना के देखना अपने आप में प्रोजेक्ट है, मैं 216 केस तो नहीं बना के देखूंगा। अब मुझे निकालना है कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आ जाए, तो वो कैसे निकालेंगे? इफ़ यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो ऐसा हो सकता है कि पहले पे ऑड आ जाए, दूसरे पे ऑड आ जाए, तीसरे पे ऑड आ जाए, वो केस कंसीडर किया जाएगा। पहले पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे ना आए तो भी ठीक है, कम से कम एक बार आना चाहिए ना। बहुत सारे केस बनेंगे, तो मैं ये कह दूं कि सिर्फ वो वाला केस माइनस कर दो जिसमें पहले पे भी ऑड नहीं आ रहा है, दूसरे पे भी ऑड नहीं आ रहा है, तीसरे पे भी ऑड नहीं आ रहा है, तीनों पे ऑड नहीं आ रहा है, मतलब तीनों पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, और तीनों केसेस इंडिपेंडेंट है। अगर आप डाइस को एक बार या कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो तो वो अगले वाले से कोई लेना देना नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो इफ़ अ डाई इज टॉस थ्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं ये कह देता हूँ कि पहला भी इवन है, दूसरा भी इवन और तीसरा भी इवन। सिर्फ ये केस कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसके अलावा बाकी सारे हो सकते हैं, 2 इवन आए, 1 इवन आए, ठीक है, वो पॉसिबल है, बट तीनों इवन नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑड नंबर शुड बी एट लीस्ट 1। चलो इसका मतलब पहला इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा इवन आने की भी 1/2, तीसरा इवन आने की 1/2, तो वी कैन से 1 - 1/8 7। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, तो ये मज़ेदार हो गया, देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इवेंट इंडिपेंडेंट है, आप सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से माइनस कर दिया मैंने, उस केस को माइनस किया है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर हमारा 7/8 आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then the probability of occurrence of A, probability of occurrence of at least one of A and B, at least one का मतलब क्या होता है कि A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने probability निकालनी है A यूनियन B की, probability of A यूनियन B। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा यार तुम्हें, इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है probability of A यूनियन B, दिस इज P of A प्लस P of B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये होता है। बट मेरे को ये प्रूव करना है कि P ऑफ A यूनियन B इसके इक्वल है 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार, बार भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो, मतलब ये होता है कि A के ना होने की प्रोबेबिलिटी और B के ना होने की, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ये गिवन है कि A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये चीज ये दर्शाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी। चलो मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ P ऑफ A इंटू P ऑफ B। बहुत ही अच्छी बात लिख दी है मैंने। अब मैं काम करता हूँ, P ऑफ A को तो ऐसे रहने दो, इन दोनों में से P ऑफ B कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस P ऑफ A। क्या 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 आप मुझे बता सकते हो 1 माइनस पी ए क्या होता है? 1 माइनस पी ए तो पी ए बार होता है, तो मैं ये कह दूं कि P ऑफ B इंटू पी ऑफ ए बार, ये बच गया। और आप कहोगे हाँ सर हम तो इसको भी ये लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात अगर आप लिख सकते हो। अब मुझे कुछ वैसा बनता सा दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से P ऑफ ए बार कॉमन ले लूँगा
और अगर मैंने ये कॉमन लिया तो 1 माइनस पी ऑफ बी बचेगा। अब कहोगे सर ये तो आपने बहुत ही मज़ेदार काम कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस पी भी होता है पी ऑफ बी बार, तो यही तो प्रूव करना था मुझे। तो इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस पी ए बार पी बी बार के इक्वल आएगा। बात समझ आ गई है? बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें आप 2-3 बार अपने हाथ से करके देख लोगे ना, सब निपटा दोगे आप। प्रोबेबिलिटी का फोबिया ही खत्म हो जाएगा। वो फोबिया खत्म करने का तरीका एक ही है, मैथ इज सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसकी बहुत तरह की वेरिएशंस एग्जाम में पूछी जाती है। 2 वेरिएशन तो मैंने खैर यहीं पर दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन दिया है, वो ए से सॉल्व हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। वो क्वेश्चन बी से सॉल्व हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो इफ़ दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक का सॉल्व होना दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 1 से हो 2 से हो, मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, तो वो क्या किया जाएगा? अब मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन सॉल्व तब होगा अगर ए और बी दोनों कर दें। सॉल्व हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी तो हो जाएगा कि ए से ना हो और बी से हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा कि ए से हो जाए बट बी से ना हो। इन तीनों कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप तीनों केसेस को निकाल के ऐड करो, या फिर एक आसान तरीका है, मैं ये कह दूँ सिर्फ एक ही केस में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जब ए भी नहीं कर पा रहा और बी भी नहीं कर पा रहा। आप 1 में से ये माइनस कर दो, एक ही बात है। तो 1 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना सॉल्व होने की 1 माइनस वो भी 1/2। बी से ना सॉल्व होने की 1 माइनस 1/3 2/3। ठीक है, तो पी ऑफ ए बार इज 1/2, पी ऑफ बी बार इज 2/3। ये 2 कट गया, 1 माइनस 1/3 2/3 इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे वो ए से हो, चाहे बी से हो, चाहे दोनों से हो, तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या कहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब एक ही करे, दोनों ना करें। तो इसके लिए क्या होगा? पी ऑफ ए इंटू बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू बी। अब ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी से ना होने की 2/3 प्लस ए से ना होने की 1/2 और बी से होने की 1/3। तो योर आंसर विल बी 2/6 प्लस 1/6 3/6, और वी कैन से 1/2 इज आवर फाइनल आंसर। पता नहीं तुम्हें आती है फीलिंग या नहीं आती, मैं तो जब आंसर निकालता हूँ ऐसा लगता है कि आई एम द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने तो कमाल कर दिया, रचना की है। भगवान के बाद एक मैथमेटिशियन है जो किसी चीज़ की रचना कर पा रहा है, वो मैंने कर दिया, क्रिएशन किया मैंने। ठीक है, आंसर निकाल दिया पूरा। ये फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें भी, पर आंसर तो निकालोगे ना, तभी तो फीलिंग आएगी, और निकाल लोगे तुम। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। बेस थ्योरम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो हम वन शॉट में जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पा रहा हूँ, बट हमारा मोटिव ये रहता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके वो कंसिडर कर लें हम। ठीक है ना? बेस थ्योरम देखने में कितनी भयानक लग रही है ना, कि क्या लिखा हुआ है ना? तो इसको मैं सस्ते में समझा देता हूँ। आप ये समझ लो, आपके पास 2 बैग हैं, इसमें 3 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल है, इसमें 2 रेड बॉल और 5 ग्रीन बॉल है। ठीक है, क्लियर है? ये 2 बैग हैं, बैग ए और बैग बी, नाम दे देते हैं इनको, बैग ए एंड बैग बी। बैग ए में 3 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं, और बैग बी में 2 रेड बॉल 5 ग्रीन बॉल हैं। एक बॉल निकाल लिया मैंने किसी भी बैग में से, ए या बी किसी में से निकाली, मुझे नहीं पता मैंने किस में से निकाली है, पर ये पता है कि जो बॉल निकली है वो रेड आई है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए में से निकली हो? मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, घुमा दिया। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत अच्छा तरीका है समझने का। 2 बैग दिए हुए हैं, बैग ए और बैग बी। बैग ए में 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं, बैग बी में 2 रेड बॉल 5 ग्रीन बॉल। एक बॉल निकाली है किसी भी बैग में से, किस में से निकाली है मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि जो बॉल निकली है वो रेड आई है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट बैग से निकली हो, बैग ए से निकली हो।
तो ये देखो, बैग ए से निकली हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, बैग बी से निकली हो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/2, क्योंकि दो ही बैग हैं, पहला बैग आया या दूसरा बैग आया, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आएगी ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या होगी, आप मुझे बता सकते हो? पहले बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 क्या होगी? 2/7, है ना? ये बात भी समझ आ गई। दोनों बैग को सेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 3/7, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 2/7। हमें निकालनी है फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी। ये पता है कि बॉल रेड है, तो बेस थ्योरम अकॉर्डिंगली जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बैग की, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ R/E1, ये आएगा ऊपर, और नीचे जितने भी केसेस हैं, जितने भी बैग्स हैं, उन सब का सम P ऑफ E1 इंटू R/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ R/E2। मान लो 3 बैग होते हैं तो नीचे P ऑफ E3 प्लस P ऑफ R/E3, 4 होते हैं, नीचे चारों का सम। तो जिस भी बैग की निकालें वो प्रोबेबिलिटी ऊपर रख देंगे उनका प्रोडक्ट, और नीचे सबका सम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। P ऑफ E1 कितना था? 1/2, R/E1 कितना है? 3/7, और इधर 1/2 3/7 प्लस 1/2 2/7। ठीक है, ये 2/7 तो कॉमन निकाले कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 5। दिस इज योर आंसर। आई होप ये बात समझ आ गई है। ऐसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग की निकालनी होती, ये पता है कि बॉल रेड है, तो ऊपर आ जाता P ऑफ E2 इंटू R/E2, नीचे दोनों का सम। बेस थ्योरम, बहुत सिंपल सा फंडा। आई होप ये बात समझ आ रही है। नीचे बेसिकली हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पूरे दोनों बैग्स के लिए, ठीक है, और ऊपर वो निकाल रहे हैं जो फेवरेबल बैग हमें चाहिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65, इसे मान लेता हूँ E1। तो स्ट्राइक ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 0.65, वो कितना हो जाएगा? 0.35। अब तुम्हें कहा है 0.80 इज दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। बिना स्ट्राइक के कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80, और 0.320 है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर इज स्ट्राइक। कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट व्हेन देयर इज स्ट्राइक। देखो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, बट आप एग्जाम में पहले ये लिखोगे E1 इवेंट क्या माना है आपने, E2 किसे माना है, C का मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए, है ना, ये सब आपको मेंशन करना है। तो आई एम जस्ट रेफरिंग हियर टू डाटा और डायरेक्टली लिख रहा हूँ वैल्यू। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब E1 या E2, P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये पता है कि कंस्ट्रक्शन जॉब तो कंप्लीट हो गई है टाइम पे, ठीक है। नहीं, इसमें तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट निकाले, बेस तो लगानी नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो पहला केस लोगे E1 की स्ट्राइक हो रही है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C/E1 प्लस कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी जब कि स्ट्राइक नहीं हुई है, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ C/E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65 इंटू P ऑफ C/E1 0.32 प्लस E2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35 और इसकी 0.80। बस ये वैल्यूज को सॉल्व करके देखना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही है। इसमें बेसिकली हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, बेस थ्योरम की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि हमें जो उसका डिनोमिनेटर था बेस थ्योरम का, टोटल प्रोबेबिलिटी वही निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्ट्राइक होगी तो उसमें होने की प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक नहीं होगी तो उसमें होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल वैल्यू सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो बेस थ्योरम के क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Suppose a girl throws a die
इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर एक डाई को फेंका जाए तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ पर इवन डिफाइन करूँ, इवन मैंने कह दिया गेटिंग 5 और 6, E2 कह देते हैं गेटिंग 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ये देखो या तो 5 या 6 आएगा या फिर 1 2 3 4 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको कि अगर एक डाइस को फेंका जाए तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? दो ही केसेस हैं, टोटल तो 6 है, तो 2/6 वी कैन से 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा? इट विल बी 2/3। अब आपको ये कहा है कि अगर 5 या 6 आ जाता है, शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, 3 बार टॉस, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ये 8 केसेस बनेंगे। चलो, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और अगर 1 2 3 4 आता है तो शी टॉसेस द कॉइन वंस। अब अल्टीमेटली उसे ये पता चला कि हेड तो एक ही आया है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी इवन वाले केस में, मतलब इसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या आप बता सकते हो? एक हेड तो 3 केसेस में आ रहा है बस, 3/8। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें तो एक ही कॉइन टॉस किया गया था, एक कॉइन में तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 4, मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये तो पता है कि आया तो एक ही हेड था, तो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू P ऑफ H/E2, और नीचे दोनों का सम E1 H/E1 प्लस E2 H/E2। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। E2 कितना है? दिस इज 2/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय E1 H/E1, दैट विल बी 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करना है बस, इस कैलकुलेशंस वाला पार्ट रह गया आगे तो, और कैलकुलेशन आई होप आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका। So if you solve this, your answer should be 8/11, 3/2 कॉमन लेकर कटेगा और बाकी हाँ 8/11 आएगा टोटल फाइनल आंसर। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। ठीक है, E1 हमने माना है 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी को, E2 मैंने मान लिया 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी को, तो 5 या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी बनती है 1/3। 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 2/3। अगर 5 या 6 आएगा तो वो डाइस को 3 बार फेंकेगा, कॉइन को 3 बार टॉस करेगा, कॉइन को 3 बार टॉस करने पे एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, और अगर 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस करेगा, उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हियर वी कैन अप्लाई द बेस थ्योरम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Again a wonderful question. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of pack, 2 cards are drawn. अब जो कार्ड गुम हो गया है, E1 में मान लेता हूं कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और E2 मान लेते हैं लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 52 कार्ड में से डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 13 डायमंड्स होते हैं, 13/52, वी कैन से 1/4। लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, उसके बाद आपको कहा है, उसके बाद उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, फ्रॉम अ रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और वो दोनों ही डायमंड आ जाए। वी आर गेटिंग 2 डायमंड्स, जबकि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड था। अब आप सोच के बताओ यार, 52 कार्ड थे, एक डायमंड तो ऑलरेडी गुम हो चुका है, कितने डायमंड बचे? 12 बच गए, उन 12 में से 2 निकाल लें, 12C2, और बचे कितने? 51C2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ई टू मतलब दोनों डायमंड, जबकि लॉस्ट का डायमंड नहीं था। तो अब तो डायमंड 13 के 13 बचे हुए हैं यहाँ पे 13 C2 और टोटल क्या है 51 C2। और मैं कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें निकालते हो तो बेटर रहता है कॉम्बिनेशन लगाओगे क्योंकि आप एक से ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हो। तो मैंने लॉस्ट का डायमंड था या लॉस्ट का डायमंड नहीं था, दोनों में निकाल लिया ना, दोनों। इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना भी आता है। 12C2 का मतलब 12/2 इंटू 11/1, 51C2 का मतलब 51/2 50/1। एक एक कम करते रहते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ऐसा कह लो ना कि ये बच गया 12 इंटू 11/51 इंटू 50। ये क्या बनेगा 13/2 इंटू 12/1, 51/2 इंटू 50/1। तो ये आएगा 13 इंटू 12 डिवाइड बाय, ठीक है। अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ E1 निकालना है। ये तो पता है कि मुझे दोनों निकले डायमंड ही थे, तो यूजिंग बेस थ्योरम वी कैन से पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ डी बाई E1 अपॉन E1 इंटू डी बाई E1 प्लस E2 इंटू डी बाई E2। और यहाँ लिख दिया करो, है ना, यहाँ लिख दिया करो कि बाय बेस थ्योरम। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसका आंसर 11/50 है। तो याद हो गया क्वेश्चन करा के, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक से ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन तो लगाना है, डायरेक्टली मत लिख देना। क्लियर है क्वेश्चन? चलो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड 4 ब्लैक, ये बैग 1 में है। बैग 2 में पड़े हैं, ये बैग 2 है, 4 रेड एंड 5 ब्लैक। अब किया क्या गया है कि एक बॉल को इट्स ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, इस बैग से इस बैग में एक बॉल ट्रांसफर कर दी है। उसके बाद सेकंड बैग में से एक बॉल निकाली गई है, और जो सेकंड बैग में से बॉल निकाली है ना, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, वो रेड निकली है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि जो पहले जो बॉल ट्रांसफर की गई थी वो ब्लैक ट्रांसफर की गई थी। देखो, जब फर्स्ट बैग में से बॉल ट्रांसफर हो रही है वो तो कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी ट्रांसफर हो सकती है। तो मैं पहला केस मानता हूं कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। ये बात समझ आइए, मैंने E1 E2 लिखा नहीं है, लिख लेना आप। E1 मैं मान रहा हूं कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड तो 3/7, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक 4/7। चलो, अब दूसरे बैग में से तो रेड निकली है ना, ये तो मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, जबकि ट्रांसफर बॉल रेड थी। अब आप सोचो, अगर एक रेड बॉल मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो यहाँ रेड कितनी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी 5। तो वी कैन से 5 रेड बॉल्स, और टोटल कितनी हो जाएंगी 10। तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/2। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, अगर ब्लैक ट्रांसफर करूंगा तो रेड कितनी होंगी, तो रेड 4 ही रहेंगी। हाँ, टोटल जरूर 10 हो जाएंगी। तो मैं ये कह दूँ ये हो जाएगा 2/5। बात समझ आई? दोबारा देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 2 बैग दिए हुए हैं, पहले फर्स्ट बैग में से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर की जाती है। वो ट्रांसफर जो हो रही है वो तो कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 ही तरह की बॉल है। तो या रेड बॉल होगी या ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी। रेड बॉल ट्रांसफर हो, इसको मैंने E1 मान लिया, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7। ब्लैक बॉल ट्रांसफर को मैंने E2 माना है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी है 4/7। अब अगर रेड बॉल ट्रांसफर हो गई तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई इसमें 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, और टोटल कितनी है 10 है, तो 5/10। और अगर मैंने ब्लैक ट्रांसफर किया तो रेड तो 4 की 4 ही रहेंगे, टोटल जरूर 10 हो जाएंगी। तो ये बात हमारे पास आ गया R/E2 2/5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, मतलब P ऑफ E/E2 निकालना है। ये पता है कि आ तो बाद में रेड ही रही है, तो इसमें बेस थ्योरम लगा दें, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ R/E2, और नीचे क्या आएगा E1 R/E1 प्लस E2 R/E2। ये आंसर है इसका।
अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको सब्स्टिट्यूट करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दे के मारो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, सॉल्व जरूर करना है आपने। आई होप ये बेस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, बेस थ्योरम कैसे लगानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बेस थ्योरम का नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार गेम है। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि ए और बी एक डाई फेंक रहे ऑल्टरनेटिवली, पहले ए फेंकता है फिर बी फिर ए फिर बी, जिसके पास भी 6 आ जाता है वो गेम जीत जाएगा। ठीक है, टिल वन ऑफ देम गेट 6 एंड विंस द गेम। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम। ए गेम को स्टार्ट करेगा और उसके बाद 6 आ गया तो वो जीत जाएगा, नहीं तो वो बी को देगा, फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे गेम चलती रहेगी और जिसके पास भी 6 आएगा वो जीत जाएगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 और नॉट गेटिंग 6 उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। प्रोबेबिलिटी ए विंस। मुझे ये बताओ ए कब जीत सकता है? ए तो गेम स्टार्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है पहली बारी ले और पहली बारी में 6 आ जाए, कहानी खत्म, गेम जीत गया वो। तो ए कब जीत सकता है? या तो वो पहली बार में जीत जाएगा, या फिर कब जीतेगा कि पहली बार में ए हार जाए, दूसरी बार में बी हार जाए, फिर तीसरी बार में ए जीत जाए, या फिर 5वीं बार में जीतेगा, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कहानी चल रही है एंड सो ऑन, चलता रहेगी बात। या तो पहली बार में जीत जाएगा, या दूसरी बार में तो जीत नहीं सकता, दूसरी बार तो बी की है, तीसरी बार में जीतेगा, या फिर 5वीं बार में, या 7वीं बार में, 9वीं बार में, ऐसे चलता रहेगा। तो पहली बार में ए जीते इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तीसरी बार में जीते मतलब पहले ए हारे फिर बी हारे और फिर ए जीते, ऐसे इसमें पहले 4 बार हार का सामना करना पड़ेगा, 5/6 की बार 4, 1/6, फिर उसमें 6 बार हार का सामना करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये बेसिकली बन क्या गया है, ये तो एक इन्फिनिट जीपी बन गई है मेरे पास। 5/6 का स्क्वायर, 5/6 की बार 4, 5/6 की बार 6, एक इन्फिनिट जीपी बन गया जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/6 और कॉमन रेशो है 5/6 का स्क्वायर। इन्फिनिट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r, मतलब a/1 - r कितना है? 25/36। तो ये क्या बनेगा? इट विल बी 1/6/11/36, है ना। तो ये काटो 6/11, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ए जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 6/11। अब बी जीतने की क्या आएगी? देखो प्लेयर ही 2 हैं, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर ए जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो बी के जीतने की 1 - 6/11, दैट विल बी 5/11। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि कई बार ऐसा भी आता है ए बी सी 3 प्लेयर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ए फिर ए नॉट बी नॉट सी नॉट फिर ए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 भी हो जाएंगे तो भी कर सकते हो ये बात। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चन। इस सेशन को जो भी हमने सेशन में टॉपिक्स किए हैं वो सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से रिवाइज करो। अगर आप नोट कर चुके हो तो आप उन्हीं को दोबारा करो, नहीं किया तो आप सेशन एक बार दोबारा देख सकते हो। कोई भी लूप होल रह गया, कोई भी कमी रह गई, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो आराम से, ठंडे से बैठ के। ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, देखो कितना 1-1.25 घंटा लगेगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जो कुछ भी आज हमने किया है, जो कुछ भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट किए वो सब समझ आए, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और भी जो वन शॉट्स हैं हम लेकर आएंगे बाकी चैप्टर्स के लिए, और आप इसी तरह से ये चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।